हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर की यूनिट 1, जिसका टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे यूनिट 1 के बायोकेमिस्ट्री के। तो कार्बोहाइड्रेट देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट, द कार्बोहाइड्रेट एज ए बायोमोलिक्यूल, इट इज़ ए सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन विद इन द बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारा एक बायोमोलिक्यूल है और ये हमारा यानी सोर्स है एनर्जी प्रोडक्शन का। ये हमारा अंदर बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन करता है या एनर्जी प्रोड्यूस करता है एटीपी की फॉर्म में। इट इज सर्व एनर्जी ओवरऑल बॉडी टिश्यू एंड सेल्स। और ये जो हमारी एनर्जी है, हमें एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, वो हमारी पूरी बॉडी को, टिश्यू को और सेल्स को प्रोवाइड कराता है, ये सर्व कराता है। द कार्बोहाइड्रेट कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हाइड्रोजन और कार्बन्स और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं। सो इट इज नोन एज द हाइड्रोकार्बन वाटर। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन वाटर कहते हैं। इट इज रिजर्व बैंक ऑफ एनर्जी एज लाइक फॉर्म ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज एंड सेलुलोज फॉर्म। देखो, ये हमारी बॉडी के अंदर एक रिजर्व बैंक का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट जो है, जैसे वो एनर्जी का यानी रिजर्व बैंक हो, ऐसा होता है ना। रिजर्व बैंक में हमारे टोटल जितनी भी एनर्जी होती है वो सेव करके रखता है। तो जैसे यानी किसी फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में, फ्रक्टोज की फॉर्म में, राइबोज की फॉर्म में और सेलुलोज की फॉर्म में ये एनर्जी को सेव करके रखता है। अब फंक्शन देखते हैं। फंक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट के? फंक्शन, द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर गिवन बेलो, जैसे एनर्जी प्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड आयंस, एनर्जी स्टोरेज। देखो, ये एनर्जी प्रोडक्शन का वर्क कैसे करता है। द कार्बोहाइड्रेट आर प्रोड्यूस एनर्जी बाय द ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। जो हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर, वो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू हमारी एनर्जी जनरेट होती है। ग्लाइकोलाइसिस इज ए प्रोसेस इन विच द ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइवरेट एंड फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। देखो, ग्लाइकोलाइसिस हमारी एक ऐसी प्रोसेस जो हमारे बॉडी के अंदर होती है, जो कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है टू मॉलिक्यूल ऑफ पाइवरेट में और फॉर्मेशन करता है एनर्जी की। तो गाइस, जो कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है मोनोसैक्राइड्स, सेकंड है डाइसैक्राइड और थर्ड है ओलिगोसैक्राइड और फोर्थ है पॉलीसैक्राइड। देखो, जो मोनोसैक्राइड होते हैं वो सिंगल चेन होती है शुगर की, जो कि हमारा एक रिड्यूसिंग शुगर होता है। जो डाइसैक्राइड होते हैं वो डबल चेन होती है शुगर की, और जो ओलिगोसैक्राइड होते हैं वो पॉलीमर चेन होती है मोनोसैक्राइड की। जो हमारे मोनोसैक्राइड कार्बोहाइड्रेट है उनकी पॉलीमर चेन होती है ओलिगोसैक्राइड जो होते हैं। और जो पॉलीसैक्राइड होते हैं यानी हाइड्रोलाइसिस होता है नंबर ऑफ मोनोसैक्राइड शुगर्स का, जो कि ये हमारी तीनों डाइसैक्राइड नॉन रिड्यूसिंग शुगर हैं। तो देखो, मोनोसैक्राइड कौन सी शुगर होती हैं? द मोनोसैक्राइड शुगर आर कंसिस्ट ऑफ सिंगल एंड सिंपल शुगर चेन। देखो, जो हमारी मोनोसैक्राइड शुगर हैं वो सिंगल और सिंपल शुगर चेन की बनकर बनी हुई होती हैं। मोनोसैक्राइड आर कंपोज्ड ऑफ 3-7 कार्बन एटम्स। और जो मोनोसैक्राइड्स हमारी शुगर्स होंगी वो केवल 3 से 7 कार्बन एटम्स की ही बनी हुई होंगी। इट इज़ ए रिड्यूसिंग शुगर, और एक हमारी रिड्यूसिंग शुगर है। द रिड्यूसिंग शुगर इज डिफाइंड एज द शुगर विच एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। यानी जो रिड्यूसिंग शुगर है वो एक ऐसे एक्ट करती है जैसे रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है। बिकॉज इन रिड्यूसिंग शुगर द कीटोन एंड एल्डिहाइड ग्रुप आर फ्री पोजीशन। क्योंकि इसमें जो हमारे रिड्यूसिंग शुगर है, जो हमारी मोनोसैक्राइड्स है, उसमें कीटोन और एल्डिहाइड जो ग्रुप होते हैं वो फ्री पोजीशन यानी फ्री होते हैं, वो किसी भी पोजीशन से जाकर अटैच कर सकते हैं। एग्जाम्पल में है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। यानी जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है वो हमारी रिड्यूसिंग शुगर है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, यानी देखो हम इसको क्या करते हैं, आप किसको क्लासीफाई करते हैं? नंबर, यानी नंबर ऑफ कार्बन के बेस पर हम इसको कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट आता है ट्रायोज। तो ट्रायोज को हम क्या कर सकते हैं? ग्लिसरॉल्डिहाइड भी कह सकते हैं, जो कि हमारे 3 कार्बन की चेन होती है।
सेकंड आता है हमारा टेट्रोज, जिसको हम इराइथ्रोज भी कहते हैं, जो कि हमारी 4 कार्बन की चैन होती है। फिर थर्ड आता है पेंटोज, जिसको हम जाइलोलोज कहते हैं, जो हमारी 5 कार्बन की चैन होती है। फिर आता है हेप्टोज, जिसको हम ग्लाइकोहेप्टोन, जो हमारी 7 कार्बन चैन होती है। फिर आता है हेक्सोज, जिसको हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज कहते हैं, जो कि हमारी 6 कार्बन की चैन होती है। तो देखो कुछ स्ट्रक्चर दिए हैं मोनोसैकेराइड्स शुगर्स के, जैसे एग्जाम्पल में है ट्राइओज, जिसको हम ट्राइओज को क्या कह सकते हैं, ग्लाइसरल्डिहाइड कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर होता है ट्राइओज का, जो कि हमारी क्या ग्रुप देखो 1 2 3 3 कार्बन यानी 3 कार्बन एटम्स है, और ये हमारा चौथा जो होता है ये हमारा कार्बन में नहीं लिखता, लेकिन इसको हम ट्राइओस कहते हैं क्योंकि इसमें 3 कार्बन होते हैं। फिर आता है टेट्रोस, देखो टेट्रोस में हमारा क्या है 1 2 3 4 यानी 4 कार्बन की चैन होती है टेट्रोस, और ये स्ट्रक्चर होता है टेट्रोस का। तो अब देखिए बायोलॉजिकल रोल क्या है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का। तो इट सर्व एनर्जी टू टिश्यू एंड सेल्स ऑफ द बॉडी, यानी ये सर्व करता है एनर्जी टिश्यू और सेल्स और बॉडी को। इट इज़ यूजफुल इन मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, और ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में भी हमारे वर्क करता है। तो देखिए इसका जो क्वेश्चन आता है वो ऐसा आता है कि डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स एंड राइट द टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, या ऐसे पूछ ले सकता है कि कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करो और इसके कुछ स्ट्रक्चर मोनोसैकेराइड के बताओ और उसका बायोलॉजिकल रोल बताओ बॉडी के अंदर क्या क्या है। सेकंड टॉपिक आता है हमारा ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस इज ए बायोलॉजिकल रिएक्शन बाय विच द ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू 2 मोल्स ऑफ पायरेट। देखो जो हमारी ग्लाइकोलाइसिस है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी रिएक्शन है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म में चलती है, जो कि हमारी ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स पाइवरेट की, जो पाइवरेट है वो हमारे 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज। देखो जो हमारी ग्लूकोज होती है वो 6 कार्बन एटम्स की चैन होती है, जो कि ब्रेक डाउन होती है 2 मॉलिक्यूल पाइवरेट में, जो कि हमारी 3 कार्बन की चैन है। जो हमारा पाइवरेट है वो हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स की चैन है। बाय द एंजाइमेटिक रिएक्शन, यानी क्या होता है इसमें हम एंजाइम के थ्रू रिएक्शन कराते हैं और हमारा जो ग्लूकोज हो जाता है वो कन्वर्ट हो जाता है 2 पाइवरेट और मॉलिक्यूल्स में। द ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन साइटोसोल, यानी जो हमारी ग्लाइकोलाइसिस है वो किसमें साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में होती है। द ग्लाइकोलाइसिस आर 10 स्टेप रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम्स, यानी जो हमारी ग्लाइकोलाइसिस है वो 10 स्टेप में होती है, जो कि हम एंजाइम के थ्रू उसको कैटालाइज्ड कराते हैं या उसको रिएक्शन को कराते हैं। तो देखिए पैथवे क्या आता है इसका ग्लाइकोलाइसिस का। तो पैथवे देखिए क्या होता है, जब हमारी ग्लूकोज को हम हेक्सोकाइनेज, ये हेक्सोकाइनेज क्या है हमारा एंजाइम है, यानी जहाँ भी एज आ जाए वहाँ समझो कि हमारा एंजाइम यूज़ हो रहा है। जब ग्लूकोज हम हेक्सोकाइनेज से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्रोड्यूस होता है और हमारा जो एटीपी है वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जो हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है उसको हम फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज एंजाइम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है। यहाँ भी हमारा एटीपी से एडीपी बन जाता है। फिर जो हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है उसको फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनता है। फिर हम उसको एल्डोलेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है। फिर हम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, यानी हम इसको डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के साथ भी रिएक्ट कराते हैं तो हमारा जहाँ भी हमारा डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज़ हो रहा होगा वह हमारा NDH यानी जो हमारा NADH है उससे हमारा NADH पॉजिटिव H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस हो रहे होंगे। जब हम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को डिहाइड्रोजनेज के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा 1,3-bis फॉस्फेट ग्लाइसरेट बनता है। जब हम 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट को काइनेज एंजाइम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा ADP से ATP में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरेट यानी फॉर्म होता है। फिर हम उसको म्यूटेज के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा
टू मॉलिक्यूल जो टू है टू फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म होता है। और जो हम इसको एनोलेज के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा वाटर जो होता है वो निकल जाता है और हमारा टू फॉस्फो एनोल पाइरेट बनता है। फिर हम इसको हेक्सोकाइनेज एंजाइम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा जो क्या होता है टू पाइरेट मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, यानी हमारा ग्लूकोज से आता है पाइरेट 2 एंड 2 पाइरेट मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अब देखिए इसको हम एक ट्रिक बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इसको कैसे, यानी जितनी भी साइकिल्स हैं उनको कैसे याद करनी है। तो देखिए अब इसके यानी जब हमारी कंप्लीट हो जाती है, व्हेन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ पाइरेट। देखो जब हमारी कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है ग्लूकोज का और हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो पाइरेट बन जाता है, तो सम पाइरेट यूज्ड एज एनर्जी एंड सम पाइरेट यूज्ड बाय क्रेब्स साइकिल्स। यानी जो कुछ पाइरेट होता है वो हमारा एनर्जी की फॉर्म में यूज़ किया लिया जाता है और जो एक्सिस पाइरेट होता है वो क्रेब्स साइकिल द्वारा यूज़ कर लिया जाता है। द क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। देखो जो हमारी क्रेब्स साइकिल है जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं वो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। यानी जो हमारी ग्लाइकोलाइसिस थी वो तो हमारे साइटोसोल या साइटोप्लाज्मा में हो रही थी, लेकिन अब जो क्रेब्स साइकिल्स होगी वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी। तो सिग्निफिकेंस देखिए क्या है ग्लाइकोलाइसिस के, इट इज़ ए एनर्जी फॉर्मेशन पैथवे ऑफ द बॉडी। यानी इसमें क्या होता है हमारा एनर्जी फॉर्मेशन पैथवे है बॉडी के अंदर। इट इज़ प्रोवाइड एनर्जी, और ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। इट इज़ टेक्स प्लेस ओवर ऑल सेल्स, यानी ये हर सेल्स में जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है वो हर बॉडी की एक सेल में अपना प्रोसेस पूरी कर सकती है। इट इज़ रिवर्सिबल पैथवे, और ये एक हमारा रिवर्सिबल पैथवे है। व्हेन द एनर्जी स्टोरेज बाय ग्लाइकोजेनेसिस विच द रिवर्सिबल पैथवे ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस। यानी देखो अगर हमें एनर्जी स्टोरेज करनी है तो हमारी ग्लूकोजेनेसिस प्रोसेस होती है जिसको हम अगर उसको रिवर्सिबल कर दें तो हमारी ग्लाइकोलाइसिस पैथवे बन जाती है। यानी अगर हमें एनर्जी स्टोरेज करनी है तो हम ग्लूकोजेनेसिस प्रोसेस यूज़ करेंगे जो कि हमारे इसकी उल्टी रिवर्सिबल प्रोसेस है। और अगर हम एनर्जी का फॉर्मेशन करेंगे तो हम ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस का यूज़ करेंगे। तो गाइस अब ग्लाइकोलाइसिस की एनर्जेटिक्स देखते हैं। एनर्जेटिक्स वो होती है यानी कितने हमारे एटीपी फॉर्म हुए एक प्रोसेस में, यानी हमारे ग्लाइकोलाइसिस में टोटल एटीपी या हमारी टोटल एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई। तो देखो जब हम फर्स्ट रिएक्शन थी जिसमें हमने हेक्सोकाइनेज यूज़ किया था तो वहाँ हमारा एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट हो रहा था, तो वहाँ नहीं हमारा जो एक एटीपी हमारा यूज़ हो गया, यानी हमारा फॉर्म नहीं हुआ बल्कि वो यूज़ हो गया रिएक्शन में। फिर हमने फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज में यूज़ किया जिसमें हमने भी एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट किया, तो यहाँ भी हमारा एक एटीपी यूज़ हो गया। तो डिहाइड्रोजनेज जब हमने यूज़ किया तो हमारे जो 2 NAD मॉलिक्यूल्स थे वो कन्वर्ट हो रहे थे 2 NADH में, जो कि यानी एक NADH में 3 ATP होते हैं। तो 3 ATP और 2 हमारे NADH, तो हमारे कितने हो गए 6 ATP फॉर्म हुए, यानी हमारे यहाँ फॉर्म हुए, यहाँ यूज़ नहीं हुए, यहाँ फॉर्म हो गए। फिर हमने काइनेज यूज़ किया जहाँ हमारे एडीपी से एटीपी में कन्वर्ट हो रहा था, तो वहाँ हमारे 2 एटीपी फॉर्म हुए। फिर लास्ट में जो हम हेक्सोकाइनेज यूज़ कर रहे थे एंजाइम, वहाँ भी एडीपी से एटीपी में कन्वर्ट हुआ, तो वहाँ भी हमारे 2 मॉलिक्यूल्स एटीपी फॉर्म हुए। तो टोटल मॉलिक्यूल्स हमारे हो गए 6, 2 8 और 2 10। और जो ये 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ हो गए तो 2 माइनस में कर दिए तो हमारे 8 एटीपी फॉर्म हुए, यानी जो हमारे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है उसमें हमारे 8 एटीपी फॉर्म होते हैं। तो अगर कोई मालूम पूछे कि हमारी ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी फॉर्मेशन होता है तो हमारा यानी 8 एटीपी हमारे ग्लाइकोलाइसिस में फॉर्मेशन होता है।